वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2007 में रिलीज हुई एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर मूवी। अपनी कहानी की हीरोइन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक बहुत ही घिनौनी घटना घटती है। कुछ गुंडे उन पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। उसका सदमा इतना बड़ा होता है कि उससे बाहर निकला ही नहीं जा सकता, लेकिन अपनी हीरोइन उससे बाहर भी निकलती है और उन गुंडों से ऐसा बदला लेती है कि दोस्तों ये कहानी बहुत ही दिलचस्प बन जाती है। अब रिवेंज एक्शन थ्रिलर मूवी है तो देखो उस तरह की चीजें तो होंगी। यहाँ पे शायद गुड फील एलिमेंट कम मिले, लेकिन मजा आएगा इसमें भी। चले देखते हैं द ब्रेव वन। तो कहानी की शुरुआत में कहानी के हीरोइन एरिका को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही चुलबुली आरजे है। उसकी बॉस कहती है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो एरिका, लेकिन क्या हमेशा आरजे ही बनी रहोगी? टीवी शोज वगैरह भी ट्राई करो, तुम्हें अच्छे मौके मिलेंगे। पर एरिका कहती है कि मुझे तो आरजे ही रहना है, इसी में मुझे मजा आता है। दोस्तों बहुत ही खुश है, जिसकी एक और वजह यह है कि जल्दी उसकी शादी होने वाली है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जो कि एक डॉक्टर है। उसका नाम है डेविड। डेविड कहता है कि मैं जल्दी अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा, फिर मिलेंगे। हाँ, तुम कहाँ पे हो वैसे? तो एरिका कहती है मैं हमारी शादी के लिए इनविटेशन कार्ड्स देखने के लिए आई हुई हूँ। दोनों को देखकर साफ पता चलता है कि वो शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं। दोस्तों अगले सीन में दोनों एक पार्क में मिलते हैं। डेविड के पास एक डॉग है जिसका नाम है कर्टिस। तो डेविड और एरिका शादी की प्लानिंग करते हैं और साथ ही बॉल फेंक कर कर्टिस के साथ भी खेल रहे होते हैं। वो बार बार बॉल को एक टनल के पास फेंक देते हैं, जिसको कर्टिस बार बार उठा लाता है। लेकिन अचानक कुछ देर के बाद क्या होता है, कर्टिस वापस नहीं आता। तो डेविड उसको आवाज देते हुए टनल के पास जाता है और तब पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। लगता है दोस्तों ये सारे नशेड़ी हैं। एक ने कर्टिस को पकड़ रखा होता है तो दूसरा आदमी उसकी वीडियो शूट कर रहा होता है। अब डेविड उनसे कहता है कि वो मेरा डॉग है, छोड़ दो उसको। पर वो लोग कहते हैं कितनी जल्दी क्या है भाई, ये कहीं खो जाता तब तुम क्या करते? हमने इसको बचाया है और तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप वो सब दे दो और ले जाओ अपने डॉग को, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं और तुम्हारे डॉग की भी। ये कहते कहते वो कर्टिस को नोचने लगता है और वो बेचारा दर्द के मारे चिल्लाता है और कुछ नहीं कर पाता। तो डेविड उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नशे में इनको घेर लेते हैं। दोस्तों एरिका को छेड़ते हैं, जबरदस्ती उसका एंगेजमेंट रिंग और कॉस्टली वॉच छीनने की कोशिश करते हैं। तो डेविड से सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो उनमें से एक आदमी को मार देता है। अब यहाँ पे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। उनके पास लोहे का रॉड होता है जिससे वो इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह पीटते हैं। मतलब इतना घायल कर देते हैं कि वो लाश की तरह पड़े होते हैं, सांस ले रहे हैं या नहीं ये भी पता नहीं चलता। उनका इतना बुरा हाल करके वो दरिंदे उनके पैसे और कीमती चीजें लेकर चले जाते हैं दोस्तों, और उनके डॉग कर्टिस को भी साथ ले जाते हैं। अगले सीन में डेविड और एरिका हॉस्पिटल में होते हैं। ऐसा लगता है कि इनके बचने की कोई चांसेस नहीं है। और तब उस हॉस्पिटल में शॉन और निक नाम के दो पुलिस डिटेक्टिव्स आते हैं। एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी, उसी के बारे में तहकीकात करने आए होते हैं दोनों। उस औरत की एक बेटी भी है जो बहुत ही उदास बैठी होती है। सोशल सर्विसेज की एक औरत उसको संभालती है बेचारी को, और उससे पूछती कि क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारे स्टेप फादर से कोई प्रॉब्लम थी। दरअसल दोस्तों इस बच्चे के पापा नहीं है और माँ ने दूसरी शादी की थी, तो इसीलिए वो जानना चाहती है कि क्या माँ का दूसरा पति उसे सताया करता था या क्या करता था। तो इतने में बच्ची का सौतेला बाप आ ही जाता है और हंगामा करता है कि मुझे मेरी बेटी को ले जाने दो। तो शॉन कहता है कि देखो वो तुम्हारी अपनी बेटी तो है नहीं, इसलिए ये ज्यादा नाटक मत करो। अगर बच्चे की कस्टडी चाहते हो तो पहले एक लॉयर से बात करो और कोर्ट में केस फाइल करो, फिर देखा जाएगा। दरअसल शॉन को इस आदमी पे शक है दोस्तों, और तभी शॉन एरिका को देखता है। वैसे शॉन एरिका की आवाज का बहुत ही बड़ा फैन है और पार्क में हुई उस घटना के बारे में सारी चीजें जानता है जो भी एरिका और डेविड के साथ हुई। एरिका को कोमा में देखकर वो चला जाता है। 3 हफ्ते के बाद दिखाते हैं एरिका को होश आ चुका है और वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। तब उसकी माँ बताती है कि उन गुंडों के हमले से डेविड बहुत ही घायल हो गया था और हॉस्पिटल लाने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। एरिका से दोस्तों ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। उसने मतलब डेविड के साथ शादी करके खुशियों से भरी एक लाइफ के सपने देखे थे, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। एरिका कहती है कम से कम मुझे उसकी बॉडी को तो देखने दीजिए, लेकिन माँ कहती है कि बेटी तुम 3 हफ्तों से कोमा में थी, उसका अंतिम संस्कार कब का हो चुका है। बेचारी एरिका टूट जाती है दोस्तों। फिजिकली तो फिर भी वो ठीक हो रही है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे कुछ फोटोज दिखाकर जानने की कोशिश करते हैं कि वो गुंडे कौन थे, तब एरिका को उस घिनौनी घटना की याद आ जाती है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही डरावना, एक दर्दनाक एक्सपीरियंस है। वो सदमे से बाहर निकल ही नहीं पाती, घर आकर भी वो चैन से रह नहीं पाती। मतलब हमेशा डेविड की याद करती रहती है। कई बार इस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर की दुनिया अब उसको नरक जैसी दिखती है और वो बाहर कदम तक नहीं रखना चाहती। लेकिन दोस्तों एक दिन हिम्मत जुटाकर वो बाहर आ ही जाती है, पर वहाँ लोगों के कदमों की आहट, दूसरी आवाजें, ये सब उसी दिन की उसको याद दिलाते हैं जिस दिन उसके साथ वो घटना हुई। हर किसी में वो उसको गुंडे दिखते हैं। एंड तब वो रियलाइज करती है कि उस घटना ने उसके दिमाग पे जो असर कर दिया है, उससे निकलने के लिए उसको कैसे भी करके उन गुंडों का खून करना होगा या फिर कानून के सामने लेकर आना होगा और डेविड की मौत का भी उनसे बदला लेना होगा। तो जाती है वो पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ बैठा पुलिस ऑफिसर उसकी बात को सीरियसली लेता ही नहीं। कहता है कि बड़े ऑफिसर आएंगे वही केस दर्ज करेंगे, लेकिन बहुत देर के बाद भी कोई बड़ा ऑफिसर नहीं आता और ना ही स्टेशन में बैठा ये ऑफिसर कुछ करता है। दोस्तों एरिका की तरह और भी लोग उसी बड़े ऑफिसर के इंतजार में बैठाए
जाते हैं। एरिका सोच लेती है कि इनके भरोसे बैठे रहने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा, और वो पुलिस स्टेशन से चली जाती है दोस्तों। लेकिन इस तरह हमेशा तो डर के मारे घर पर बैठे बैठे नहीं रह जाता ना, कभी ना कभी तो बाहर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक गन खरीदने का फैसला करती है। तो वो एक गन शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ पे लीगली गन खरीदने के लिए कई फॉर्म्स भरने होते हैं, और तो और 30 दिन के बाद एक वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जाकर एरिका के हाथ में गन आएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि उतने दिन एरिका इंतजार नहीं कर सकती ना। वो कहती है कि कोई इलीगल गन होगा तो भी चलेगा, मुझे अभी के अभी चाहिए, मैं ज्यादा दाम देने को भी तैयार हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ लीगली गन्स बेचे जाते हैं। तो तब एक आदमी एरिका की बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। जैसे ही एरिका बाहर जाती है तो वो उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ब्लैक मार्केट का गन चाहिए, लोगी? एरिका कहती है कि हाँ, लेकिन दाम कितना होगा? वो कहता है कि $1000। एरिका मान जाती दोस्तों, क्योंकि उसकी मजबूरी है, लेकिन कहती है कि मुझे गन से शूट करना नहीं आता। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे साथ आ जाओ। अब वो एरिका को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और वहाँ उसको गन शूट सिखाता है। साथ ही बुलेट्स वाला एक बॉक्स देकर कहता है कि इससे तुम लगातार शूट करके खुद को ट्रेन कर सकती हो। कहकर वो चला जाता है। उसी शाम को एरिका एक सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जाती है, और तब उस सुपरमार्केट की ओनर का पति, जो शायद जेल से अभी अभी छूटा होगा, वो पैसे मांगने के लिए आ जाता है। और जब वो नहीं देती तो गुस्से में वो अपनी वाइफ को अंधाधुंध शूट कर देता है दोस्तों। फिर वो सारे पैसे चुराने लगता है। उस वक्त सिर्फ एरिका वहाँ पे होती है और वो डर के मारे छुप जाती है। उसको अभी तो डर लगता है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करता है। एरिका घबराकर तुरंत ऑफिसर को कॉल कर देती है, लेकिन क्योंकि सुपरमार्केट एकदम खाली है दोस्तों, तो उस आदमी को फोन की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। वो गन लेकर आवाज की दिशा में आता है और लगभग एरिका को पकड़ ही लेता है। लेकिन जैसे ही एरिका को लगता है कि अब उसकी जान को खतरा है, तो इससे पहले कि वो एरिका को शूट करता, एरिका अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देती है। और तब उसको एहसास होता है कि उसके हाथों कत्ल हो चुका है। तुरंत वहां से बचकर भागने की सोचती है, लेकिन फिर थोड़ी समझदारी से काम लेती है। वहां के सीसीटीवी फुटेजेस से सब कुछ निकाल लेती है ताकि कोई सबूत ना रहे। घर आकर पहले अपना नहा लेती है, तब जाकर उसका टेंशन थोड़ा कम होता है। फिर वो उस टेप को प्ले करने की सोचती है, लेकिन उसमें भी उसे वही घिनौनी घटना ही दिखती है और फेंक देती है उसे। दूसरी ओर उस सुपरमार्केट में हुए 2 कत्लों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शॉन आता है। उसे पता चल जाता है कि उस आदमी ने अपनी वाइफ को शूट किया था, लेकिन फिर उस आदमी को किसने शूट किया होगा ये जानना जरूरी था। मतलब जिसने भी उस आदमी को शूट किया वो चोर तो नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे तो वही पड़े हुए हैं। पर वो गेस कर लेता है कि जिसने भी शूट किया है उसे शूटिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, उसने ठीक से एम करके शूट नहीं किया। तो घर आकर शॉन अपनी वाइफ की फोटोज देख रहा होता है। दरअसल दोस्तों, इनका डिवोर्स हो चुका है और वो काफी स्ट्रेस में है। यहाँ एरिका नॉर्मली रेडियो स्टेशन जाती है और अपना काम करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोग्राम में बात करते करते भी वो थोड़ा डगमगा जाती है। उसे बात बात पे वो वही घटना याद आती है। यहाँ शॉन ड्राइव करते हुए उसका प्रोग्राम सुन रहा होता है, और तब एरिका प्रोग्राम में अपने श्रोताओं को अपने दिल की बातें बताने लगती है। कहती है कि हम सभी इस न्यूयॉर्क सिटी को एक सेफ जगह मानकर दिन रात सड़कों पे आराम से टहलते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन रोज यहाँ कितने ही क्राइम्स होते हैं। उन क्राइम्स में विक्टिम्स अपनी लाइफ से किस तरह कोप अप करते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह वो अपने साथ हुई घटना को सोचकर बहुत ही इमोशनली बातें करती है, जिसको सुनकर उसके जो साथ वाले हैं उनको अंदाजा हो जाता है कि उस घटना का एरिका के दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ा है। मतलब भूल नहीं पा रही है बेचारी। अगले सीन में एरिका डेविड की कब्र पे जाती है और वहाँ बिल्कुल लेट जाती है दोस्तों। उसके दिमाग में अब बस एक ही बात चलती है कि या तो मुझे मर जाना चाहिए या फिर उन दरिंदों को मार डालना चाहिए जिन्होंने डेविड की जान ली। अब वो ट्रेन में लौट रही होती है। एरिका की वैसे आदत है कि वो हमेशा अपने साथ एक रिकॉर्डर रखती है, जिससे वो आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड करती है। और तब वहाँ पे 2 आदमी आते हैं जो कि उन गुंडों की तरह ट्रेन में लोगों को परेशान करते हैं। खासकर एक लड़के को बहुत तंग करते हैं। वो उसका आईपॉड छीन लेते हैं। एक बुजुर्ग आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो उसको मारने पे उतर आते हैं। अब अगले स्टेशन पे सारे पैसेंजर्स इन गुंडों के डर से उतर जाते हैं। सिर्फ एरिका बैठी होती है। एरिका को अकेला पाकर वो लोग फिर शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब एरिका की आंखों में डर नहीं था। वो एक पल भी नहीं सोचती और झट से गन निकालकर उन दोनों को कर देती है शूट और उतर जाती है अगले स्टेशन पे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उसके वॉइस ओवर में बताया जाता है कि अब मुझे कोई डर नहीं, इन जैसे लोगों को यही करना चाहिए, यही अंजाम होना चाहिए। तो बाहर आकर वो एक बार में जाती है और वहाँ मुंह धोकर फ्रेश हो लेती है ताकि उसके चेहरे पे कोई टेंशन ना दिखे। फिर वो निकलती है अपने घर की ओर। दूसरी ओर शॉन और निक ट्रेन में हुए उस कत्लों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो समझ जाते हैं कि गोली चलाने का ढंग, बुलेट्स, ये सभी सुपरमार्केट के उस कत्ल से मैच करते हैं, तो जरूर इन दोनों केसेस में कातिल एक ही है। लेकिन ये कत्ल हुए क्यों थे ये उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों क्राइम सीन पे पैसा या कोई कीमती चीजें नहीं चुराई गई थी। इस बीच एरिका उस स्टेशन को क्रॉस करके घर जा रही होती है। वो देखती है कि मीडिया वाले शॉन से सवाल कर रहे होते हैं। वो लोग पूछते हैं कि ये दूसरा कत्ल है, दोनों ही एक ही गन से किए गए हैं, इसके बावजूद आप कातिल को ढूंढ नहीं पाए। तो शॉन उनको जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी वो एरिका को जाते हुए देखता है और उससे ये पूछने आता है कि अब आप कैसी हैं।
मैंने उस दिन आपको हॉस्पिटल में देखा था, आप कोमा में थी। लेकिन एरिका घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है कि शॉन एक पुलिस डिटेक्टिव है। लेकिन शॉन कैजुअली उससे कहता है कि मैं आपका हर प्रोग्राम सुनता हूँ, बड़ा फैन हूँ आपका। पर एरिका यहाँ पे थोड़ी समझदारी से काम लेती है, कहती है कि क्या मैं किसी दिन अपने रेडियो शो के लिए आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाल ही में हुए कत्लों के बारे में क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कुछ चीजें? बस मैं तो एक मीडिया पर्सन होने के नाते पूछ रही हूँ। अब यहाँ पे शॉन भूल ही गया था कि एरिका भी मीडिया को बिलोंग करती है, तो वो बहाना बनाकर चला जाता है कि मुझे एक जरूरी काम है, बाद में मिलूंगा। एरिका तब जाके चैन की सांस लेती है। घर आकर वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनती है जो उसने ट्रेन में रिकॉर्ड किया था। उसमें गन शूटिंग की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। दूसरी ओर ट्रेन में हुए कत्लों के सिलसिले में पुलिस को एक एविडेंस मिला है और वो है उस यंग लड़के का आईपॉड जो कि उन गुंडों ने उससे छीना था। शॉन उसको निक को देकर कहता है कि तुम तुरंत पता लगाओ कि ये आईपॉड किसने खरीदा था और कहां से खरीदा था। अब अगले दिन की बात है, एरिका काम के बाद ऑफिस से निकल रही होती है तो देखती है कि बाहर शॉन खड़ा है। तो वो घबराकर पीछे के एंट्रेंस से जाने की सोचती है, लेकिन इतने में शॉन अंदर भागा चला आता है। कहता है कि उस दिन आप कह रही थी ना इंटरव्यू के लिए, सो मैं देने को तैयार हूँ। वैसे उस दिन मैं इसीलिए आपसे बात करना चाहता था क्योंकि मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत ही बड़े फैन है, सच में बहुत बड़े फैन है। हम दोनों मिलकर आपके प्रोग्राम्स को सुनते थे और जब आप हॉस्पिटल में बेहोश थी तो मैंने आपको देखा था और मैंने आपका केस फाइल भी पढ़ा था। हमारे डिपार्टमेंट के 2 काबिल डिटेक्टिव्स आपके केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो गैंग को पकड़ लेंगे। बस मैं यही सब बताना चाह रहा था। वैसे मैं किसी और मीडिया वाले को इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि वो सेंसेशनल चीजें मिक्स करके लोगों को सुना देते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। मुझे लगा आप अपने काम में सिंसियर हैं और कोई हेर फेर नहीं करेंगी, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो अगले सीन में सेटअप होता है, एरिका उसका इंटरव्यू ले रही होती है। वो पूछती है कि ये जो बैक टू बैक कत्ल हुए हैं इनके बारे में कुछ बताइए। तो शॉन बताता है कि सुपरमार्केट में जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो जेल से भागा हुआ कैदी था और ट्रेन में जिन 2 आदमियों का कत्ल हुआ था वो भी एक नंबर के क्रिमिनल्स हैं। उन पर कई सारे केसेस ऑलरेडी हैं। लीगली देखा जाए तो अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती, लेकिन लगता है किसी ने उनको सजा देने का काम खुद के हाथों में ले लिया। अब ये सुनकर एरिका को थोड़ी खुशी होती है कि उसने किसी इनोसेंट इंसान को नहीं मारा बल्कि क्रिमिनल्स का खात्मा किया है। शॉन अपने दूसरे केसेस के बारे में भी बताता है जिसमें एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी और उसका दूसरा पति उसकी बेटी की कस्टडी पाना चाहता था। दरअसल वो आदमी एक क्रिमिनल है लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और दौलतमंद है, जिसके बल पर वो अभी तक सजा से बचा हुआ है। उसके क्राइम्स के बारे में उसकी वाइफ खुलासा करने वाली थी, इसीलिए शायद उसने उसका कत्ल कर दिया। उस औरत की बेटी अब उस आदमी की कस्टडी में है। वो सारा सच जानती है लेकिन उसने उस बच्चे को धमकाकर अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये सारी बातें शॉन बताता है लेकिन कहता है कि फिलहाल इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, इसीलिए आप प्लीज सिर्फ मेरी ये बात डिलीट कर देना, इसको मत दिखाना। उसकी आंखों के सामने एरिका उसको डिलीट भी कर देती है और उसकी ईमानदारी को देखकर शॉन बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि मीडिया वाले तो हमेशा खबरों को उछाल देते हैं ना, लेकिन एरिका बढ़िया कर रही है। जो नहीं दिखाना उसको नहीं दिखा रही, ऐसा शॉन का मानना होता है कि बढ़िया है वो। लेकिन दोस्तों एरिका भी जब उसके मुंह से सुनती है कि आप सबसे अलग हैं तो उसे भी खुशी होती है। फिर उनके बीच कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं, जैसे कि शॉन उसे बताता है कि मेरी भी हालात आप जैसे ही हैं। मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था लेकिन उसने मुझसे तलाक लेकर फिर दूसरी शादी कर ली, लेकिन अब इस पर्सनल स्ट्रेस के बीच में मुझे अपना स्ट्रेसफुल काम करना पड़ता है, ये पुलिस का। उस रात एरिका बिना किसी डर के शहर की सड़कों पे घूमती है आगे दोस्तों। वो देखना चाहती है कि कहाँ क्राइम्स होते हैं और शायद इसी बहाने वो उन गुंडों का भी पता लगा सकती है जिन्होंने उसके पति को मारा। तब एक आदमी जो कार में जा रहा था वो एरिका को सेक्स वर्कर समझकर पूछता है कि एक रात के $50 दूंगा, चलोगी क्या? और फिर एरिका देखती है कि बैक सीट पर एक लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत ही नशे में है। एरिका अंदर चढ़ जाती है और पूछती है तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तब एरिका को पता चलता है कि वो लास वेगस में सेक्स वर्कर थी और यह आदमी जो कि ब्रोकर मालूम होता है उसे किडनैप करके लाया है और उसे अपने क्लाइंट्स के पास भेजकर पैसे कमा रहा है। और वो जब भी पैसे मांगती है तो यह आदमी उसको नशा करवा देता है और बेहोशी की हालत में उसे अपने पास रखता है। अब वो कहती है कि 5 दिन से इस आदमी ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है, मुझे दिन में कई बार अपने क्लाइंट्स के पास भेजता है, काम के पैसे भी नहीं देता मुझे। ये सब जानकर एरिका कहती है कि दरवाजा खोलो और उस लड़की को जाने दो चुपचाप। वो आदमी कहता है सुनो डार्लिंग, तुम खुद मेरे कब्जे में हो और उसको आजाद करवाना चाहती हो। कहकर वो डोर लॉक कर देता है तो एरिका कहती है जरा इधर देख बेटा, कहकर वो उसके सर पे गन रख देती है। उस आदमी की तुरंत बोलती बंद दोस्तों। एरिका कहती है कि उसको जाने दो और उसके काम के जितने पैसे होते हैं उसको दे दो। तब जाकर वो उस लड़की को पैसे देता है और दरवाजा खोल देता है। एरिका उस लड़की को एक सेफ जगह पे लेके जा रही होती है कि तभी वो आदमी अपनी कार में तेजी से आकर इन्हें ठोकर मारने वाला होता है और फिर एरिका उस लड़की को बचाने के लिए उसे दूसरी ओर धकेलकर ब्रोकर की कार की विंडशील्ड पर शूट कर देती है। कार कंट्रोल खोकर उस आदमी की दिशा बदलती है और वो सीधे उस लड़की के पैर पे चढ़ जाती है गाड़ी। फिर कार भी उलट जाती है और अंदर बैठा ब्रोकर मर जाता है। एरिका तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करके छुप जाती है और जब एम्बुलेंस आकर उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाती है तब जाकर एरिका को चैन आता है कि चलो कोई निर्दोष नहीं मरा। एरिका को खुशी मिलती है कि इस शहर में क्राइम्स को रोकने में वो बड़ी भूमिका निभा रही है। तो वो घर आती है दोस्तों, तो उसके पड़ोस की एक औरत पूछती है कि इतनी देर क्यों हो गई। एरिका कहती है कि आज ज्यादा काम था इसीलिए, कहकर एरिका चली जाती है।
एंड अगले दिन प्रेस मीट में रिपोर्टर्स शॉन से सवाल पे सवाल करते हैं कि कौन है वो कातिल जो सिर्फ क्रिमिनल्स को चुन चुन के मार रहा है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो सारे काम ये कातिल कर रहा है। तो शॉन कहता है कि देखो एक चीज तो क्लियर है, कत्ल करके कोई हीरो नहीं बन सकता और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी हीरो जैसी छवि मत बनाइए। कानून के हिसाब से जो करना है वो हम करेंगे और जल्दी उसका पता लगाएंगे। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एरिका भी उस प्रेस मीट में होती है और हमेशा की तरह ऑडियो रिकॉर्ड करती है। उसके बाद शॉन एरिका को थैंक करता है कि आपने मेरा जो इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया था वो मैंने सुना, आप सच में एक आइडियल मीडिया पर्सन हो, मतलब जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था आपने मेरी वो बात डिलीट कर दी थी, थैंक यू उसके लिए, सच में बहुत ही जेन्युइन हो। वैसे ये जो कत्ल हो रहे हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि कातिल इस समाज को कोई मैसेज देना चाहता है। कल जिस आदमी का कत्ल हुआ वो भी क्रिमिनल था जो औरतों की मर्जी के बगैर उन्हें सेक्स वर्क करने पे मजबूर करता था और उनके जरिए कमाता था। उसके ऊपर भी कई केसेस ऑलरेडी चल रहे थे लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन कातिल ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और उसका खात्मा कर दिया। फिर एरिका अपने लाइव रेडियो शो में आम लोगों से पूछती है कि हाल ही में हुए कत्लों और उन कत्लों को करने वाले कातिल के बारे में आपकी क्या राय है। लोग तो उस कातिल के सपोर्ट में कहते हैं कि जब से उसने क्रिमिनल्स का कत्ल करना शुरू किया है इस शहर में क्राइम रेट कम हो गया है, हेड्स ऑफ टू दैट किलर। इस तरह से लोग उस कातिल की तारीफ करते थकते नहीं है दोस्तों। एरिका को एक और खुशी होती है कि लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको इस बात का गिल्ट भी है कि कुछ भी हो आखिर मैं एक कातिल जो हूँ। अब एक बार तो दोस्तों वो सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है लेकिन फिर अपना इरादा बदल कर लौट आती है। बहुत ही कंफ्यूज होती है वो। अब एरिका अपना अगला टारगेट फिक्स कर लेती है और वो टारगेट है उस बच्ची का स्टेप फादर जिसने उसकी माँ का कत्ल किया, लेकिन अपने पैसों और इन्फ्लुएंस के बल पर उसने कत्ल को खुदकुशी में बदल दिया। और तो और उसने उस बच्ची को अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो उसका खात्मा करने के लिए एरिका उसके अपार्टमेंट में जाती है और वो भी फोन पे शॉन से बातें करते हुए। शॉन अपने घर में होता है और उसको लगता है कि एरिका भी अपने घर से बात कर रही होगी, तो वो अपना दुख दर्द शेयर कर रहा होता है और कहता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आती। एरिका उल्टा उसको दिलासा देती है कि कोई बात नहीं होता है, और साथ ही वो उस आदमी को भी देख रही होती है जो कि लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है। एरिका का ध्यान भटकने लगता है तो वो जरा डगमगा कर बात करती है। अब शॉन कहता है लगता है आप जरा बिजी हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, कल बात करते हैं। एरिका कहती है ठीक है कल बात करेंगे, और ये कहकर वो कॉल काट देती है। लेकिन कॉल कट होने से पहले लिफ्ट का बीप साउंड आ जाता है और वो आवाज कॉल पे शॉन को सुनाई देती है। वो समझ नहीं पाता कि अगर एरिका घर पे है तो ये लिफ्ट का बीप कहाँ से आ गया। खैर वो इस बात को उतना गौर नहीं करता। फिर एरिका भी उस आदमी के साथ लिफ्ट में चढ़ जाती है। ऊपर आकर वो आदमी पार्किंग से अपनी कार निकालने जाता है तो एरिका जाकर उसके सामने बिल्कुल खड़ी हो जाती है और पूछती कि तुमने अपने वाइफ का कत्ल क्यों किया, कैसे किया। वो कहता है तुम हो कौन। तो एरिका उसको धमकाने वाली आवाज में फिर पूछती है और अपना गन निकालने वाली होती है कि इतने में वो कार की सीट पे रखा एक वेपन निकालकर उसके हाथ पे काट देता है। इससे पहले कि वो दोबारा अटैक करता एरिका खुद को संभाल लेती है और उसकी नाक पे अपना सर दे मारती है। अगले सीन में दोस्तों उसकी लाश नीचे पड़ी होती है। शॉन और उसकी टीम इस कत्ल का भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि वो ऊपर से गिरा था तो शॉन ऊपर चेक करने लिफ्ट में जाता है। तब लिफ्ट की आवाज सुनकर शॉन का शक थोड़ा एरिका की तरफ चला जाता है कि ये तो वही आवाज है जो एरिका से बात करते वक्त फोन पर आई थी। दूसरी ओर एरिका के हाथ पे चोट लगी होती है और उसकी पड़ोसन जो कि एक नर्स है वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है, लेकिन वो भी एक भी सवाल नहीं करती कि ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ वगैरह वगैरह। पर एरिका उसको बता देती है कि मैं एक कत्ल करके आई हूँ। वो कहती है कि मैं सब जानती हूँ। उस दिन जब तुम इतनी देर से घर आई और अगले दिन जब खबर आई कि एक क्रिमिनल का कत्ल हुआ है तो मुझे शक हुआ। उसके बाद तुम अक्सर देर से आने लगी तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ऐसे दरिंदों से तुम ही इस शहर को बचाने के लिए ये कत्ल कर रही हो, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को बताना सही नहीं समझा। तुम फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि डेविड की मौत के बाद तुम किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हो। तुम्हारा दर्द मैं फील कर सकती हूँ और तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। अगले दिन दोस्तों निक शॉन को बताता है कि ट्रेन में जो आईपॉड मिला था वो एक लड़के का है जिसके पिता एक बहुत ही बड़े लॉयर है। शॉन कहता है कि बड़ा लॉयर है तो क्या हो गया। उस दिन ट्रेन में उस लड़के और उन क्रिमिनल्स के अलावा और कौन कौन था ये तो वो लड़का ही बता सकता है। कैसे भी उससे बात पता करो। तो निक भी उसका पीछा करके एक पार्क में उसे उठा लेता है जहाँ वो लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। दूसरी ओर शॉन को अब एरिका पे शक होने लगा था दोस्तों, तो वो उसको एक हॉस्पिटल में लेके जाता है। एरिका पूछती है आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए। तो शॉन कहता है कि सब्र करो सब पता चल जाएगा। दरअसल इस हॉस्पिटल में ही वो सेक्स वर्कर जिसको एरिका ने बचाया था ना वो एडमिट हुई है। तो शॉन गेस करता है कि उस लड़की को देखकर एरिका के चेहरे पे कोई तो रिएक्शन होगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि एरिका ही वो कातिल है, या फिर वो लड़की एरिका को पहचान जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन वो लड़की एरिका को देखकर जरा भी रिएक्ट नहीं करती और उससे ऐसे मिलती है जैसे कि एरिका उसके लिए अजनबी हो। दरअसल एरिका ने फैसला कर लिया था कि अगर ये मुझे पहचान गई तो मैं खुद ही पुलिस में सरेंडर हो जाऊंगी। लेकिन वो लड़की जानती थी
कि अगर वो एरिका को पहचानेगी तो इस वजह से एरिका को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो लड़की समझदार थी तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। और एरिका भी बहुत ही कैजुअली उसको हिम्मत देती है कि इस तरह के क्राइम्स इस सिटी में बहुत होते हैं, पर तुम्हें इन सबसे लड़कर नॉर्मल लाइफ में लौटना है। फिर शॉन और एरिका वहां से निकल जाते हैं। एरिका पूछती है, आप तो बताइए मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए थे? तो शॉन कहता है कि मैंने सोचा कि इस तरह के केसेस को आप देखेंगी तो इस बारे में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपने शो में बताएंगी, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी, इसीलिए बस। इस तरह वो थोड़ा अटक अटक के कहता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, पर एरिका समझ जाती है कि ये तो सिर्फ एक बहाना था। उसे एहसास हो चुका था दोस्तों कि शॉन को मुझ पे शक हो गया है। दूसरी ओर आईपॉड वाले उस लड़के से पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि उस दिन ट्रेन में मेरे अलावा एक छोटा लड़का और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी थे और कुछ दूर पर एक औरत भी बैठी हुई थी। तो शॉन कहता है, क्या तुम उस औरत को पहचान पाओगे? वो कहता है कि हाँ, मैं जरूर पहचान पाऊंगा, काफी खूबसूरत थी वो। तो अब इस लड़के की मदद से वो कंप्यूटर पर एक स्केच बनाते हैं, जिसको देखकर शॉन को साफ पता चल जाता है कि वो एरिका ही थी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में और कोई नहीं जानता कि ये एरिका है। अब अगले सीन में शॉन एरिका के घर पर आकर कहता है कि देखिए, मुझे आपका एंगेजमेंट रिंग मिल गया है। उसको देखकर एरिका बड़ी खुश होती है और पूछती है कि आपको कहाँ मिला? क्या आपने उन क्रिमिनल्स को पकड़ लिया? शॉन कहता है, नहीं, दरअसल आपकी बताई हुई डिटेल्स के आधार पर हमने पूछताछ की तो पता चला कि उन गुंडों में से एक की गर्लफ्रेंड ने इसे एक दुकान में गिरवी रखा हुआ था, वहीं से हमने इसको पाया। उस लड़की के स्टेटमेंट के बल पर हमने 5 सस्पेक्ट्स को पकड़ा है। आपको पुलिस स्टेशन में आकर आइडेंटिफाई करना है उनमें से कौन था जिसने आप पे और डेविड पे हमला किया था। अब एक पल के लिए एरिका के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उन दरिंदों को दोबारा देखकर सोचकर एरिका का शरीर ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। तो शॉन कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ग्लास के इस तरफ से उनको देखकर आइडेंटिफाई करोगी, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो अगले सीन में दोस्तों एरिका आइडेंटिफिकेशन के लिए जाती है। वहाँ एक एक करके 5 आदमी लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। आखिर में वो आदमी आता है जिसने डेविड की जान ली थी। उसको देखकर तो एरिका कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाती है। शॉन बार बार पूछता है कि क्या यही है वो, लेकिन एरिका के कानों में उसकी बातें ही नहीं पड़ती। वो दरिंदा बहुत ही कूल होकर खड़ा होता है, ऐसे लगता है जैसे कि वो मजे में हो। शॉन फिर कहता है कि एरिका प्लीज बताओ, क्या ये वही है? एरिका ना में जवाब देती है और यहाँ शॉन की समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो नहीं जानता दोस्तों कि एरिका ने पक्की प्लानिंग कर ली है। असल में वो कानून के भरोसे इसको छोड़ना नहीं चाहती। वो ठान लेती है कि अगर इसको इसके किए की सजा मिलनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों मिलेगी, क्योंकि कानून इसको सजा देकर जेल भेज देगा, जो कि 2-3 साल के अंदर बाहर आ जाएगा। इसीलिए एरिका कहती है इनमें से तो कोई भी नहीं है वो। दूसरी ओर क्योंकि शॉन को एरिका पे शक हो चुका है तो वो अपना शक दूर करने के लिए अपने एक दोस्त को कॉल करके चेक करवाता है कि उस दिन जब एरिका शॉन से फोन पे बात कर रही थी तो उसके फोन का लोकेशन कहाँ पे था। इसी बीच एरिका तुरंत उस दुकान का पता लगाती है जहाँ उसका रिंग गिरवी रखा गया था। दुकानदार को पैसे देकर वो उस गुंडे की गर्लफ्रेंड का फोन नंबर, उस एरिया की डिटेल्स वगैरह सब ले लेती है। अब एरिका उस एरिया में जाती है तो वहाँ लड़कियों का एक गैंग बैठा होता है। वो जरूर दोस्तों इन्हीं में से कोई होगी। यही सोचकर एरिका उसके नंबर को कॉल करती है तो एक लड़की अपना फोन उठाती है और फिर वो पहचान जाती है कि यही है उस गुंडे की गर्लफ्रेंड। कुछ देर के बाद वहाँ से वो जाने ही लगती है तो एरिका उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन वो उसको धमकाती नहीं बल्कि उसे अपना रिंग दिखाकर पूछती है कि ये तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया था ना, वो कहाँ पे है? लेकिन वो बहुत ही घबराई भी होती है। कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने आप पे हमला किया था, उसने मुझे वो वीडियो भी दिखाई थी। अगर मैंने आपको उसके बारे में बताया तो वो मेरा भी वही हाल करेगा जो उसने आपका और आपके बॉयफ्रेंड का किया था। कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ शॉन का फ्रेंड उसको बता देता है कि जिस वक्त एरिका शॉन से बात कर रही थी उस वक्त एरिका का फोन क्राइम सीन वाली बिल्डिंग में ही था। पर शॉन ने कैजुअल इंक्वायरी बताकर अपने दोस्त से इस नंबर को ट्रेस करने को कहा था। उसने ये नहीं बताया था कि एरिका एक सस्पेक्ट है, इसीलिए फिलहाल सिर्फ शॉन जानता है कि एरिका कातिल है। दूसरी ओर एरिका उस गुंडे की गर्लफ्रेंड से मिलकर लौट रही होती है, लेकिन तब वो लड़की एरिका को अपने बॉयफ्रेंड का एड्रेस और वो वीडियो भी भेजती है जो कि उन लोगों ने उस दिन एरिका और उन पे हमला करते हुए रिकॉर्ड की थी। उस वीडियो को देखकर एरिका टूट जाती है। वो घटना जिससे वो भुलाने की कोशिश कर रही थी उसी को अपनी आंखों के सामने वीडियो के रूप में देखकर उसकी आत्मा कांप उठती है। वहीं प्लेटफॉर्म पे बैठकर वो रोने लग जाती है दोस्तों, और अब वो फैसला कर लेती है कि उन तीनों गुंडों की जान लेकर ही वो चैन से जी पाएगी। वो शॉन को एक मैसेज करती है जिसमें सिर्फ एक शब्द होता है, गुड बाय, लेकिन इस एक शब्द में कई मैसेज छुपे हुए हैं दोस्तों। वो शॉन को बताना चाहती है कि मैंने उन तीनों गुंडों का पता लगा लिया है, उन तीनों की जान लेकर ही मुझे शांति मिलेगी, अब मुझे पुलिस की मदद नहीं चाहिए, इसलिए गुड बाय। और वो शॉन को उनका रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो भी भेज देती है और गुस्से में डेविड के कातिलों का कत्ल करने के लिए वो उनके एड्रेस पे चले जाती है। इस बीच शॉन उस वीडियो को प्ले करके देखता है। उस घिनौने दृश्य को देखकर वो समझ जाता है कि एरिका जरूर उनका कत्ल करने जा रही है। उसे ये भी एहसास हो जाता है कि उस दिन आइडेंटिफिकेशन के दौरान एरिका आखिर में जिस आदमी को बहुत देर तक देख रही थी उसी ने डेविड और एरिका पे हमला किया था और डेविड को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। अब शॉन उस गुंडे के घर का पता लगाता
जाता है और वहाँ जाने लग जाता है। एरिका पहले वहाँ पहुँच चुकी थी। तीनों गुंडे दोस्तों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन फिलहाल तीनों एक फेंस के उस तरफ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। एरिका उनको देख लेती है। उनके साथ डेविड का डॉग कर्टिस भी है, जिसे वो उस दिन अपने साथ लेकर गए थे। उसे उसी आदमी ने पकड़ के रखा हुआ है जिसने डेविड का कत्ल किया था। तो एरिका कुछ देर यहाँ पे इंतजार करती है। बाकी दो आदमी कुछ बात करके चले जाते हैं और वो आदमी एरिका की तरफ पीठ करके खड़ा होता है। कर्टिस तो एरिका को तुरंत पहचान जाता है और आवाज देता है अपने इशारों में। तभी वो आदमी मुड़ता है, लेकिन वो एरिका को पहचानता तक नहीं। सोचिए दोस्तों, उसने कितने लोगों पे इस तरह घिनौना हमला किया कि उसे अपने विक्टिम्स के चेहरे तक याद नहीं। वो पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। एरिका का गुस्सा उसके सर पे चढ़ जाता है और आक्रोश में वो अपनी गन उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारी जान चाहिए मुझे। कहते कहते वो एक ही पल में उसे शूट कर देती है। बिल्कुल उसकी आंख में लगती है गोली और स्पॉट पे मारा जाता है। आवाज सुनकर उसके बाकी के दो साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर एरिका कर्टिस को खोल देती है और वो तेजी से भागता है। शायद वो बाकी दोनों गुंडों का पीछा कर रहा है। एरिका भी कर्टिस के पीछे पीछे भागती है। उन दोनों में से एक आदमी एरिका को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका छुपकर पीछे से उसे शूट करके मार डालती है और अब बचा है सिर्फ एक गुंडा। एरिका उसके घर में घुसती है तो वो पीछे से एक रॉड एरिका की गर्दन पे कसने लग जाता है। पर ऐन वक्त पे दोस्तों शॉन वहाँ पे पहुंच जाता है और उस पर गन तान देता है। तो वो एरिका को छोड़कर हाथ ऊपर कर लेता है। मौका पाकर एरिका उस पे गन तान कर कहती है कि इसे मेरे हाथों ही मरना होगा शॉन। शॉन अब एरिका पे गन तान कर कहता है कि गन मुझे दे दो, इसे कानून सजा देगा। एरिका कहती कैसी बात कर रहे हो, इसको सजा सिर्फ मैं दूंगी, फिर चाहे मुझे मौत की सजा ही क्यों ना हो जाए। वो गुंडा गिड़गिड़ाता है कि सर प्लीज मुझे जल्दी अरेस्ट कर लीजिए, मैं इस औरत के हाथों नहीं मरना चाहता। तो तब शॉन कहता है कि देखो एरिका, समझदारी से काम लो, अपनी गन मुझे दे दो और मेरी गन लेकर इसे शूट करो। वो गुंडा भीख मांगता है कि ये आप क्या कर रहे हैं सर। तो शॉन चिल्लाता है कि अबे वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो किया उसकी वीडियो मैं देख चुका हूँ। उसको देखने के बाद तो मुझे खुद तुम सबका कत्ल करने का मन किया। वो एरिका से कहता है कि इसको मार डालो। एरिका शॉन की गन से उसे शूट कर देती है। फिर शॉन कहता है कि किसी को मुझ पे शक न हो, इसलिए मेरे शोल्डर पे शूट करो। एरिका वैसा ही करती है। शॉन कहता है कि इससे पहले कि मेरी टीम आ जाए तुम निकल जाओ, लेकिन एरिका सरेंडर होना चाहती है दोस्तों। पर शॉन कहता है ऐसा मत करो, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है, बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो, भागो यहाँ से। और जाने से पहले एरिका उसको थैंक करके किस भी करती है। उसके जाने के बाद शॉन क्राइम सीन में ऐसी सेटिंग करता है जिससे कि ऐसा लगे कि इस गुंडे ने शॉन पे शूट किया और शॉन ने अपने बचाव में उसे शूट किया। फिर एम्बुलेंस आकर उस गुंडे को हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी ओर एरिका उसी टनल से गुजर रही होती है जिसके अंदर उन गुंडों ने एरिका और डेविड पे हमला किया और डेविड को मार डाला। तब उसका डॉग कर्टिस उसके पीछे आता है। एरिका उसको अपने साथ लेके जाती है और इसी शॉट के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। शॉन को अब एक कहानी बुननी पड़ेगी कि इन तीनों गुंडों को पकड़ने के लिए मैं गया था, लेकिन उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे तीनों को मारना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके पहले एरिका ने जो कत्ल किए थे वो आखिर तक एक मिस्ट्री बनकर अनसॉल्व्ड ही रहेगी दोस्तों। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये कहानी खत्म होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए।